नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी क्लास 10th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। आज से हम फिजिक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा ईजी होगा और जब ये वीडियो खत्म होगा तो इसमें पढ़ाया गया सारा का सारा टॉपिक आपके लिए धुआं होने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। यह वीडियो उन सभी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है जिनके लिए फिजिक्स एक कठिन विषय है। तो ऐसे छात्रों से भी मैं आज एक प्रॉमिस करता हूं कि भैया सिर्फ इस वीडियो को देखो और उसके बाद ये एहसास हो जाएगा कि जिसे कठिन समझ रहे थे ना, वो दुनिया में सबसे आसान था। तो चलो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कक्षा 10 भौतिक विज्ञान फर्स्ट चैप्टर NCERT फिजिक्स के लिए बनाया जा रहा है। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन आपके अध्याय का नाम है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो है प्रकाश। भाई ये बात होती है कि प्रकाश क्या है। पहला प्रश्न तो यही आता है कि प्रकाश क्या है। अब मैं आपको प्रकाश से थोड़ा परिचित कराता हूँ। प्रकाश एक ऐसा टॉपिक है जिसने राजा महाराजा के ज़माने से लोगों को परेशान कर रखा है, यानी बहुत लंबे समय से इस पर अध्ययन हो रहा है और आज भी अध्ययन होता चला जा रहा है। तो हमें प्रकाश के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ना कहना है, हमें सिर्फ अपना काम निकालना है। तो सिंपल सी बात, मैं आपको रेगुलर लाइफ में देखी जाने वाली चीज़ बताता हूँ कि जैसे प्रकाश होता है, जैसे लाइट होती है, तो हमें आसपास की सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। वहीं अगर लाइट ना हो, अंधकार हो जाए, तो आसपास की वस्तुएं दिखाई देनी बंद हो जाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश की वजह से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। आसान बात है। तो प्रकाश की डिफिनीशन हो जाएगी कि ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है कि प्रकाश की वजह से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। और इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इतनी बात आसान है। प्रकाश समझ में आया कि भाई प्रकाश वो है जिसकी वजह से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। अब मेरा एक प्रश्न सुनना, क्योंकि मेरे पढ़ाने का शैली जो है थोड़ा सा अलग है। मैं आपके स्थान पर इस वक्त बैठा हुआ हूँ। मैं पढ़ाते वक्त ये सोचता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह पर बैठ कर पढ़ रहा होता तो मेरे माइंड में कौन कौन से प्रश्न आते। तो वो सारे प्रश्न मैं पुटअप करते चल रहा हूँ, बहुत आसान लैंग्वेज में समझते चलिएगा। देखिए, मेरा प्रश्न क्या है कि हमने कहा कि प्रकाश की वजह से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। ध्यान से समझना कि हमने कहा कि प्रकाश की वजह से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या हम प्रकाश को भी देख सकते हैं। फिर से आराम से, कि प्रकाश की वजह से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं, तो क्या हम प्रकाश को भी देख सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, हम प्रकाश को नहीं देख सकते। अब फिर मन कहता है कि प्रकाश की वजह से दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं, तो प्रकाश को क्यों नहीं देख सकते हैं? इजी एग्जांपल समझना है। जैसे मेरे पास ये एक बाइक है, अभी तो मार्कर है लेकिन इमेजिन करते हैं कि ये एक बाइक है और इस बाइक की स्पीड जो है वो है 70 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 1 घंटे में ये 70 किलोमीटर जाती है। तो ये हमारे सामने से ऐसे जाएगी और हम इसे कैसे देखेंगे? इस तरह से देखेंगे ना, ऐसे जाएगी। अब इस बाइक की स्पीड हमने बढ़ा के कर दी 120 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब ये बाइक हमारे सामने से ऐसे चली गई और हमने भी जल्दी से ऐसे करके देख लिया। अब इसी बाइक की स्पीड हमने कर दी 500 किलोमीटर प्रति घंटे और ये बाइक हमारे सामने से ऐसे चली गई और हमने भी, चलिए मान लिया, एक बार और देख लेते हैं, जल्दी से ऐसे करके देख लिया। अब हमारे सामने यही बाइक जो थी, इसकी स्पीड हमने कर दी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड कर दी और ये बाइक ऐसे हमारी आंखों के सामने से चली जाएगी और हम खड़े होकर सोचेंगे कि अरे भाई, यहाँ से कुछ गया क्या? ये सिंपल बात है। अब सोचो कि जिसकी स्पीड 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे थी, उसके लिए तो हमें डाउट हो गया कि यहाँ से कुछ गया क्या। और जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाए, तो उसे देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो क्यों नहीं देख सकते प्रकाश को? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये स्वयं अदृश्य होता है लेकिन इसकी उपस्थिति में दूसरी वस्तुएं दिखाई देती हैं। इतनी बात समझ में आई। अब दो वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं, इसको समझते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है। अब प्रकाश की किरण आएगी, इस पर गिरेगी और इससे गिरने के बाद यहां से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगी।
और फिर ये वस्तु हमें दिखाई देगी, यानी प्रकाश की किरण आएगी, इससे टकराएगी और टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचेगी और फिर ये वस्तु हमें दिखाई देगी। ठीक है, आसान बात है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत क्या होता है भाई? प्रकाश स्रोत यानी सोर्स, जहां से हमें प्रकाश प्राप्त हो जाए वो प्रकाश स्रोत है। जहां से हमें प्रकाश प्राप्त हो जाए वो प्रकाश स्रोत है। जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, सूर्य, चंद्रमा, तारे, कहीं से भी प्रकाश हमें प्राप्त हो रहा है भाई, हमारे लिए वो तो प्रकाश स्रोत हो गया। ठीक, अब प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा जा सकता है। अगर आप फेयर बना रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे कि प्रकाश स्रोत तो वो होते हैं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, यानी जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त हो वे प्रकाश स्रोत हैं। अब प्रकाश स्रोतों को दो भागों में बांटा गया। पहला तो होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत को एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं दीप्तमान। बहुत सारे बच्चे शक्तिमान समझ लेंगे, शक्तिमान नहीं, दीप्तमान। अब देखिए, दीप्त और अदीप्त में अंतर क्या है, इस बात को समझिए। दीप्त प्रकाश स्रोत वे होते हैं, नीचे डेफिनेशन आ रही है, दीप्त प्रकाश स्रोत वे होते हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं, यानी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते। जैसे सूर्य, सूर्य अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। तारे, तारे भी स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं, किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशमान नहीं होते। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। और अदीप्त जो होगा ये ठीक उसका उल्टा होगा, यानी जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकते वे अदीप्त हैं, लेकिन अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते किंतु दूसरे के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। जैसे होता क्या है, एग्जाम्पल के लिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि अब हमें टॉपिक समझने हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये चंद्रमा है, ये सूर्य है और बीच में ये पृथ्वी है, तो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशमान होता है, यानी चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है और इसके प्रकाश को ये पृथ्वी पर भेजता है। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तव में चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है और पृथ्वी को प्रकाशमान करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न ना करके दूसरों के प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाशित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। एग्जाम्पल के लिए चंद्रमा था। ठीक है, आसान बात है। आगे चलते हैं। अब बात आती है प्रकाश किरण की, तो बात करते हैं प्रकाश किरण की कि ये प्रकाश किरण क्या है। अब समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में गमन करता है। आप क्लास 12th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है, वहाँ पे हाइगेंस मिलेंगे तो वो बात वहाँ की है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है, और प्रकाश के पथ को, जैसे हम जिस पथ पर चलते हैं उसे रास्ता कहते हैं, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। ये बात सिंपल है कि भाई प्रकाश जिस पथ पर, जिस मार्ग पर गमन करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कैसे होती है? ये ऐसे, इस तरह से, यानी प्रकाश किरण को प्रदर्शित करने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, और अगर इसको प्रदर्शित करना हो तो ये होगा ए, ये होगा बी, और इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं ए बी, ये प्रकाश किरण। अच्छा, इस चित्र को देखकर एक और डाउट आ रहा है कि सर इसकी एक तरफ तीर है और दूसरी तरफ तीर नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? भाई दोनों तरफ तीर बना देते तो क्या कुछ नुकसान हो जाता, या फिर दोनों तरफ ना तीर होता, सिर्फ रेखा ही होती तो क्या हो जाता? तो इसको समझते हैं कि इसके एक पॉइंट है और दूसरी तरफ ये तीर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें प्रकाश किरण के उदय का पता होता है, यानी प्रकाश कहाँ से उत्पन्न हो रहा है ये तो हम जानते हैं, लेकिन प्रकाश समाप्त कहाँ पर होगा ये हमें पता नहीं होता। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये सूर्य है, अब हम जानते हैं कि सारा का सारा प्रकाश सूर्य से निकल रहा है, यानी हमें प्रकाश किरण का उदय कहाँ से हुआ ये पता है, लेकिन अब ये प्रकाश किरण जाकर समाप्त कहाँ पर होगी ये हमें नहीं पता। तो इसलिए इसके एक पॉइंट पर ऐसे होता है और दूसरी तरफ तीर होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये इन्फिनिटी यानी अनंत तक है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे समाप्त हो रही है। ठीक है, आसान बात है। अगला टॉपिक प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, पुंज मतलब होता है समूह, बीम। वास्तव में प्रकाश पुंज क्या है? सिंपल सी बात है कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस मार्ग पर चलता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं, और प्रकाश किरणों के समूह को, यानी बहुत सारी प्रकाश किरणें इकट्ठा हो जाएं तो उसे कहते हैं प्रकाश पुंज। डेफिनेशन नीचे आ रही है।
अब प्रकाश पुंज को 3 भागों में बांटा गया। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, आपको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। अब अभिसारी, अपसारी और समांतर समझते हैं। बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं भैया, बहुत बेसिक से उठाया है, ध्यान से समझते चलना, ये वीडियो पर्याप्त होने वाला है आपके लिए। अभिसारी का मतलब होता है जा करके एक बिंदु पर मिलना। ये अभिसारी का क्या मतलब होता है? जा करके एक बिंदु पर मिलना। अपसारी का मतलब होता है फैलना, जा करके कहीं से फैल जाए। और समांतर का मतलब होता है, समांतर तो आप जानते हैं कि जिनके बीच की दूरी समान हो। देखिए एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये आपका विद्यालय है, ठीक है, ये आपका घर है, ये आपके मित्र का, ये भी आपके मित्र का और ये भी आपके मित्र का। अब विद्यालय जाना है तो सभी लोग भाई जाएंगे विद्यालय, इस तरह से सभी अपने अपने घरों से निकलेंगे और जा करके एक पॉइंट पर मिलेंगे, यानी विद्यालय में मिलेंगे। यानी इसको हम कह सकते हैं कि सभी बच्चे अपने अपने घरों से निकल रहे हैं और विद्यालय में मिल रहे हैं ना। ये घर अलग अलग पॉइंट हैं और ये जो विद्यालय है ये एक पॉइंट है। तो अगर ध्यान से देखें तो सभी बच्चे जाकर एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। अभिसारी किरण, यानी अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलना। तो इसका सिंबल आप कैसे बनाएंगे कि ऐसे लाइए पहली किरण, ऐसे लाइए दूसरी किरण और ऐसे लाइए तीसरी किरण। ये 3 किरणें हैं, ये तीनों किरणें हैं। तो भाई जब प्रकाश की किरण, यानी विभिन्न प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर, जैसे ये विद्यालय हुआ, विद्यालय में एक ही बिंदु था, स्कूल एक ही बिंदु है, तो जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर जाकर के मिल जाती हैं तो उसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। डिफिनेशन नीचे आ रही है। अपसारी का मतलब होता है फैलना। अब आप इसको कल्पना कीजिए, ये अभिसारी है, समझ लीजिएगा, ये अभिसारी। अब दूसरा देखिए, अब हो गई विद्यालय में छुट्टी, तो अब सारे बच्चे विद्यालय में तो बैठे नहीं रहेंगे, सभी अपने अपने घर जाएंगे। तो सभी लोग अपने अपने घर लौट आए, सभी लोग अपने अपने घर लौट आए। तो यहाँ पे देखिए कि एक ही बिंदु से ये सभी बच्चे निकल रहे हैं और अलग अलग बिंदुओं पर जा रहे हैं। तो इसको कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। देखिए ऐसा लग रहा है ना, सभी आ रहे हैं। तो जब प्रकाश किरण एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो तो उसे कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। तो इसको हम बना देते हैं इस तरह से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये सभी एक ही बिंदु से निकल रही हैं। ठीक है, ये दोनों समझ में आई होगी बात। ये अपसारी है, अपसारी और अभिसारी तो समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं समांतर प्रकाश पुंज की। समांतर प्रकाश पुंज का तात्पर्य होता है कि जब सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे से समान दूरी पर हों, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये और ये सभी एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। ठीक है, डिफिनीशन आपके नीचे आ रही है, आप देख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो अभिसारी यानी अभिसारी प्रकाश पुंज जो ये वाला है, इसके लिए आप लोगों ने एक लेंस देखा होगा, ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है। उस लेंस को जब ऐसे करिए तो वो सारी की सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है और उसके नीचे अगर कोई वस्तु रख दें तो वो वस्तु जलने लगती है। आई थिंक आपने देखा होगा। तो वो लेंस हो जाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज के लिए एग्जाम्पल। अपसारी के लिए आप लोगों ने टॉर्च देखी होगी कि टॉर्च के एक पॉइंट से लाइट निकलती है और वो फैल करके पूरी तरफ यानी चारों तरफ प्रकाश फैला देता है। तो इसके लिए यानी अपसारी के लिए एक ही बिंदु से प्रकाश किरणें निकलती हुई प्रतीत होती है, तो टॉर्च हो जाएगी। और समांतर के लिए आप लेजर बीम देख सकते हैं, वो सदैव एक दूसरे के समांतर चलती है। ठीक है, आसान बात है। अब हम देखते हैं प्रकाशिक माध्यम, इसे हम हटाते हैं। अब हम समझते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। देखिए, प्रकाश जिन माध्यमों से गुजर जाता है या फिर प्रकाश जिन माध्यमों से गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और प्रकाशिक माध्यम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। इससे पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये हम हैं, ठीक है, और ये हमारे सामने
कोई कांच रखा है, ठीक है, और यहाँ पे हमने रख दिया है एक लकड़ी का पटरा, चलिए ईंट समझ लेते हैं, ईंट। तो अब क्या होगा कि हम जब यहाँ से देखेंगे तो चूंकि कांच क्या करेगा कि कांच के हम आर पार देख सकते हैं, तो हम इससे यानी कांच बीच में होगा लेकिन फिर भी हम इस ईंट को देख लेंगे। जैसे मेरा ये ऐनक है, चश्मा है, ग्लासेस हैं, इनमें बीच में कांच लगा है लेकिन फिर भी मैं आपको देख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कांच अपने आर पार देखने दे रहा है, ठीक है। पार दर्शक, पार मतलब आर पार, दर्शक मतलब देखना, जो देखने दे, अपने आर पार देखने दे, उसे पारदर्शक कहते हैं। अगर इसका स्थान बदल दें, यहाँ पे हम ईंट कर दें, यहाँ पे हम कांच कर दें, तो क्या होगा, ये ईंट के उस पार हम नहीं देख सकते, यानी हमें कांच तब नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ईंट ही दिखाई देगी। ऐसा क्यों हो रहा है? बात आती है ना, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम देखते किसके माध्यम से? प्रकाश के माध्यम से। प्रकाश चलता किसके रूप में है? किरणों के रूप में। और किरण यहां से गई और इस वाली ईंट ने क्या किया कि किरण को अपने आर पार नहीं जाने दिया, और नहीं जाने दिया तो प्रकाश की किरण यहीं से परावर्तित हो गई और फिर ये ईंट हमें दिखाई देने लगी, ये कांच हमें दिखाई नहीं दिया। पूरा का पूरा निष्कर्ष निकालते हैं। पारदर्शक का मतलब होता है जो अपने आर पार देखने दे, यानी जिन वस्तुओं के आर पार हम देख सकते हैं उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसकी डिफिनेशन आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसकी डिफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि प्रकाश का अधिकांश भाग जिन वस्तुओं के आर पार गुजर जाता है, डिफिनेशन आ रही है आपके नीचे, प्रकाश का अधिकांश भाग जिन वस्तुओं के आर पार गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। आई थिंक ये बहुत सिंपल है भैया, 1% भी डाउट मत रखना माइंड में, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। पारदर्शक का मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखना, आपको ऐसे लिखना है कि प्रकाश का अधिकांश भाग जिनके आर पार गुजर जाए, ठीक। अधिकांश क्यों वर्ड कर रहा हूँ यूज, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। और पारभाषक का मतलब होता है कि प्रकाश का आंशिक भाग गुजरे, पूरा का पूरा ना गुजरे, ना तो बहुत ज्यादा गुजर जाए ना ही बहुत कम गुजरे। यानी कहने का मतलब ये है कि ना तो बहुत अधिक गुजर जाए और ना ही पूरा का पूरा रुक जाए, अधिकांश नहीं, केवल आंशिक, जैसे तेली कागज। यानी प्रकाश का अधिकांश भाग ना गुजर के केवल आंशिक भाग गुजरे, यानी जिन माध्यमों के आर पार प्रकाश का आंशिक भाग गुजर जाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे गंदा जल, तेली कागज, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगला होता है अपारदर्शक। अपारदर्शक यानी जिसके आर पार प्रकाश का कोई भी भाग, यानी थोड़ा सा भी भाग आर पार नहीं गुजर पाता, उन्हें हम कहते हैं अपारदर्शक। दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिए कि पारदर्शक वो होते हैं जिनके आर पार देख सकते हैं, पारभाषक वो होते हैं जिनके आर पार आंशिक रूप से दिखाई देता है, और अपारदर्शक वो होते हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। तो अब यहाँ तक का हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं प्रकाश के परावर्तन पर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, मैंने समझाया है। अब हम शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से समझना है, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीज़ों को मैं क्लियर करने वाला हूँ इस एक पॉइंट पर, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन शब्द से पहले परिचित होते हैं। परावर्तन होता है कि किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट आना। पहले एक कहानी सुनिए। जैसे मैं आपको एक साइकिल दे दूं और साइकिल देके मैं आपको हाईवे पे ले जाऊं और मैं आपसे कहूं कि भैया यहाँ पे आपको साइकिल चलानी है, तो जाहिर सी बात है आप बहुत तेजी से हाईवे पर साइकिल चलाएंगे। फिर मैं आपको ले आया एक कच्ची सड़क पर। कच्ची सड़क पर जब मैं आपको लाया, मैंने कहा भैया आपको यहाँ पे साइकिल चलानी है, तो जाहिर सी बात है कि आप हाईवे से थोड़ी सी कम स्पीड पर कच्ची सड़क पर साइकिल चलाएंगे। अगर मैं आपको एक टूटी फूटी सड़क पर ले जाऊं जिसकी हालत बहुत दयनीय हो, तो वहाँ पे साइकिल चलाने को कहूँ तो हो सकता है आप बहुत मुश्किल से साइकिल को चला सके। तो उस बात को समझिए। अभी के लिए मैं कहता हूँ कि आप प्रकाश हैं, और जो अलग अलग सड़कों पर मैं आपको ले गया वो सभी अलग अलग माध्यम थे। तो एक बात ध्यान रखिए कि प्रकाश अलग अलग माध्यमों में चल सकता है। माध्यम क्या होते हैं? वायु एक माध्यम है, कांच एक माध्यम है, जल एक माध्यम है, इसी प्रकार वगैरह वगैरह। तो प्रकाश विभिन्न माध्यमों में चल सकता है क्योंकि अभी आप प्रकाश हैं, और प्रकाश हाईवे पे भी चल सकता है।
कच्ची सड़क पे भी चल सकता है और टूटी फूटी सड़क पे भी चल सकता है, यानी प्रकाश विभिन्न माध्यमों में चल सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि प्रकाश की स्पीड अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। तो इस बात को कभी भी नहीं भूलना। अब माध्यम क्या होते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। तो अब मैं माध्यम एक्सप्लेन नहीं करने वाला। अब प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले परावर्तन समझते हैं। परावर्तन का मतलब होता है कि किसी से टकराकर वापस लौटाना। जैसे एक बॉल लीजिए, उसे दीवार पर मारिए और दीवार से टकरा कर के बॉल आपके पास वापस लौट आए, तो हमने कहा कि बॉल परावर्तित हो गई, अर्थात किसी चीज से टकरा करके वापस लौट आई। अब वैसे ही प्रकाश होता है। इसकी डिफिनेशन मैं सबसे लास्ट में दूंगा आपको, पहले बेसिक समझिए। प्रकाश का परावर्तन का तात्पर्य केवल इतना सा है कि प्रकाश जाए किसी चिकनी पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए। प्रकाश का किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अब देखना, बेसिक समझना भैया, एकदम बेसिक है, बहुत एडवांस लेवल पे नहीं ले जाऊंगा। जैसे हमारे पास ये कोई परावर्तक पृष्ठ है जिसके पिछले भाग को हमने कलई किया हुआ है, ठीक है, और ऊपर की जो सतह है वो बहुत चिकनी है। चलिए इसको एक नाम दे देते हैं ताकि हमारा चित्र दूसरों से थोड़ा सा अलग रहे। हमने इसको नाम दे दिया यम डैश, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ है, स्टेप बाय स्टेप समझना। परावर्तक पृष्ठ है जिसका पिछला सतह हमने कलई किया हुआ है, ऊपर का सतह चिकनी है। अब इस पर हमें क्या करना है, इस पर प्रकाश की कोई किरण आपतित होती है, ये इस वाले पॉइंट पे, ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित का मतलब होता है आकर के गिरना। आप लोगों ने इतिहास में एक वर्ड सुना होगा कि फलाना मुगल समुदाय का पतन हो गया, ये हो गया, यानी पतन वर्ड का मतलब होता है नष्ट होना। तो आकर के पतित होना यानी आकर के गिरना। किस पर गिरी? इस परावर्तक पृष्ठ पर। ये था स्टेप 1। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है उसको समझना। स्टेप 2 ध्यान से समझना, जहां पर ये प्रकाश की किरण आके गिरी ना, ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इसी आपतन बिंदु पर, जहां पर ये प्रकाश की किरण आकर आपतित हुई, इसी आपतन बिंदु पर आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक रेखा खींच देनी है, यानी एक अभिलंब खींच देना है। इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या होता है भाई? अभिलंब यानी जैसे कोई रेखा है उस पर कोई 90 डिग्री एंगल बनाती हुई रेखा खींच दीजिए, ये रेखा इस वाली रेखा पर अभिलंब होगी। सॉरी, ये वाली रेखा इस वाली रेखा पर अभिलंब होगी, ठीक है। फिर से स्टेप 1 में हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण आपतित कराई परावर्तक पृष्ठ पर। स्टेप 2 में हमने क्या किया कि एक आपतन बिंदु, यानी जिस बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ पर जिस पॉइंट पर आकर ये आपतित किरण टकराई, उसी बिंदु पर हमने एक अभिलंब खींच दिया। बेसिक है। स्टेप 3 बहुत बेसिकली समझा रहा हूं क्योंकि अभी इसको बहुत ज्यादा डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि आप कक्षा 8 में नहीं है, आप हाई स्कूल में हैं और मैं चाहता हूं कि आप पूरा का पूरा बेहतरीन ढंग से लिख कर आए। अब ये प्रकाश की किरण टकराई है तो परावर्तित भी होगी, यानी वापस उसी माध्यम में लौट गई। अगर वायु से आई थी तो वायु में ही लौट गई, और इसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं, सब कुछ बंद। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? जिस पर आपतित किरण आकर गिरती है, ठीक है, और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। यानी जो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दे वही परावर्तक पृष्ठ है। आपतित किरण कौन है? आपतित किरण देखिए कौन है, ये वाली ना। परावर्तक पृष्ठ पर आकर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या है? आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। अभिलंब क्या है भाई? अभिलंब कौन है कि इस आपतन बिंदु पर
90 डिग्री का कोण बनाती हुई, यानी सीधी सीधी रेखा 90 डिग्री इस परावर्तक पृष्ठ और इस आपतन बिंदु पर, ध्यान से समझिए कि आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित हुई उसे तो हमने आपतन बिंदु कहा, और अभिलंब वो होता है जो इस परावर्तक पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ खींचा जाता है। यानी आपतन बिंदु पर अभिलंब कौन है? जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तक पृष्ठ के साथ खींची गई रेखा है। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण इस परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात जो किरण वापस लौट गई उसे परावर्तित किरण कहते हैं। एकदम बेसिक, सारी की सारी बातें समझ में आई, सबको एक्सप्लेन कर दिया। फिर से एक बार, कहीं नहीं जाना, कोई जल्दी नहीं है। स्टेप 1 में एक प्रकाश की किरण आपतित कराइए। स्टेप 2 में जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उसे कहिए ये है आपतन बिंदु और उस पर खींच दीजिए एक अभिलंब। स्टेप 3 में आप क्या करिए कि यहाँ पर अब प्रकाश की किरण टकरा चुकी है, हमने अभिलंब खींच दिया है, तो अब प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में जाएगी, तो आप एक रेखा खींच दीजिए और कह दीजिए कि ये परावर्तित किरण है। ये बात बहुत बेसिक थी। अब देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, तो इस कोण को जो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है इसे कहते हैं कोण आई। ठीक है, और यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, तो इस कोण को जो कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है इसे कहते हैं कोण आर। ये है आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण, जहां पर आई बराबर आपतन कोण और आर है परावर्तन कोण। ठीक है, ये तो भाई चित्र हो गया। अब परावर्तन के गुण समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका पहला जो होता है गुण वो तो होता है कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के। इसे आप थोड़ा सा बढ़ा के लिखेंगे कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, और उतना लिखने के बाद आप नीचे लिख देंगे कोण आई बराबर कोण आर। फिर से कि आप पॉइंट 1 लिखेंगे, पॉइंट 1 लिखने के बाद आप लिखेंगे कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, और उसके बाद उसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, दूसरी बात, इसको मैं लिख देता हूं कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, आपतित किरण ये वाली, परावर्तित किरण ये वाली, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी ये वाला अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब पहले तल समझते हैं। तल क्या होता है? तल का मतलब होता है सरफेस, सतह। जैसे मैं अभी ये आपकी कक्षा 10 की इंग्लिश की बुक ले लूं और मैं कहूं कि ये इस समय ये इसका सरफेस है, सतह है, और इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि आपतित किरण भी इसी पर होगी, अभिलंब भी इसी पर होगा और परावर्तित किरण भी इसी पर होगी। सिंपल सिंपल बात कि प्रकाश की किरण जिस तल पर आपतित होती है उसी तल पर रहेगी, किसी दूसरे तल पर नहीं जाएगी। अगर मैं कहूँ कि ये एक तल है, इसको पलट दिया तो ये नया तल आ गया, इसको पलट दिया तो ये दूसरा नया तल, इसको पलट दिया तो ये तीसरा नया तल, यानी इसमें जितने पेज हैं उतने तल हैं। देखिए भाई, ये वाला इधर से एक तल है, इधर वाला इधर से एक तल है, यानी बहुत सारे तल हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर कोई किरण इस पर आपतित होती है तो इसी पर अभिलंब भी होगा और इसी पर परावर्तित किरण भी होगी। यानी आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर इस पेज पर यानी इस वाले तल पर किरण आपतित हुई है तो परावर्तित किरण इस वाले पेज पर ना होकर इसी पेज पर रहेगी। आसान बात है। जैसे एक पेज मैंने ले लिया, यानी एक कांच मैंने ले लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे मैंने एक शीशा ले लिया,
दर्पण, और मेरे मित्र ने भी एक दर्पण ले लिया, दूसरी कॉपी ले लेते हैं, एक दर्पण। तो मेरा वाला जो सरफेस यानी जो इस पर प्रकाश आपतित होगा उसका सब कुछ अलग होगा, यानी इसका अभिलंब, इसका आपतित किरण और इसका परावर्तित किरण सभी इस पेज पर होंगे, और मेरे वाले का आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण मेरे वाले पेज पर होंगे। ना तो ऐसा नहीं हो सकता कि इनके यहाँ पे आपतित हो और मेरे वहाँ से परावर्तित हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो तल का मतलब सरफेस, जिस तल पर आपतित होंगे उसी तल पर अभिलंब भी होगा और उसी तल पर क्या होगा, परावर्तित किरण। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसकी डिफिनेशन देखते हैं। इसकी डिफिनेशन आ रही है आपकी स्क्रीन पर कि जब प्रकाश किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे आप अच्छे से लिख लीजिए, आपको इसी रूप में लिखना है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने अधिकांश वर्ड क्यों यूज किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले जाइए कोई कांच, कोई दर्पण ही ले जाइए और उसे धूप में रख दीजिए, तो भाई दर्पण प्रकाश को परावर्तित करेगा, करेगा ना। तो प्रकाश की किरण आएगी, ऐसे टकराएगी और वापस लौट जाएगी। चलिए मैंने माना, लेकिन बात क्या होती है कि अगर यहाँ से 100% प्रकाश आपतित हो रहा है तो यहाँ से जो जाएगा ना वो 100% नहीं होगा, चाहे पॉइंट में ही कम हो लेकिन पॉइंट में कम हो जाएगा, यानी चाहे 99.9% ही कम हो, यानी चाहे 1% ही कम हो जाए लेकिन कम होगा। तो प्रकाश कम हुआ तो गया कहाँ भाई। देखो, आप ले गए उस दर्पण को धूप में रख दिया, थोड़ी देर बाद आप उस दर्पण को टच करिए तो वो गर्म होगा। गर्म किसकी वजह से हुआ, प्रकाश की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि उस दर्पण ने प्रकाश के कुछ भाग को अपने अंदर अवशोषित कर लिया। यानी हमें कभी भी ऐसे नहीं कहना कि प्रकाश की किरण आती है, किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है और इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ऐसे नहीं कहना। गलती से भी ऐसे मत लिख के आना। आपको कैसे लिखना है कि प्रकाश जब किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग, उस वस्तु से टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अधिकांश वर्ड आपकी ढाल है भैया, अधिकांश आपको यूज करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी डिफिनेशन सबसे अलग होगी और आपके 1% भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश का किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखना, अब मेरे प्रश्नों की झड़ी सुनिए। यहाँ तक तो मैंने आपका क्लियर करवा दिया, अब मैं आपको एडवांस लेवल पर क्लियर कराता हूँ ताकि कोई भी डाउट कभी भी आपको परेशान ना कर सके। अब मेरा एक प्रश्न सुनना, जो जो पढ़ा है सिर्फ वही यूज करने चल रहा हूँ और सभी इंपॉर्टेंट है। ये परावर्तक पृष्ठ है। मान लेते हैं कि कोई किरण जो है वो यहीं पर, ठीक यहीं पर आपतित हो जाए। ये किरण है आपतित किरण। अब मुझे ये बताओ कि प्रकाश की किरण, चलिए बहुत ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कि ये प्रकाश की किरण आपतित तो हो गई ठीक उसी पॉइंट पर, यहाँ पर। अब मुझे बताओ कि जो परावर्तित किरण होगी वो कहाँ से जाएगी। ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत बेसिक है। हर एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ ताकि कभी भी डाउट ना हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मेरे लिए यही प्रश्न है कि प्रकाश की किरण आपतित यहाँ पर हुई तो परावर्तित किरण कहाँ से जाएगी। तो इसके लिए हमने अभी अभी पढ़ा प्रकाश का पहला नियम कि I बराबर होता है कोण R के। आपतित किरण यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है कि अभिलंब यहीं पर होगा, यानी ठीक इसी पॉइंट पर कुछ इस तरह से इसी के ऊपर आपतित किरण के ही ऊपर अभिलंब भी हम खींचेंगे, क्योंकि आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचना होता है। अब देखिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कितने डिग्री का कोण है। भाई ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, तो कोण कितना हुआ, 0। अब कोण 0 है तो भाई परावर्तन कोण भी 0 ही होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रकाश की किरण आपतित भी यहीं पर होगी और यहीं से
परावर्तित हो जाएगी। ये है परावर्तित किरण। ये टॉपिक समझ में आया? आसान है। अब देखना, अब एंगल पर कुछ को विशेष समझ लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी प्रश्न बन जाते हैं। समझने वाली बात, जैसे ये सिंबल है, आपतित किरण इधर से आई, थोड़ा सा हमने जल्दी बना दिया, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये हमारा परावर्तक पृष्ठ। समझना ध्यान से, ये वाला कोण मान लो, ये तो होता है भाई आई, मैं सबका नाम नहीं लिख रहा, ये वाला कोण होता है आर। अब मान लेते हैं, मान लिया कि इसने कहा कि ये वाला कोण है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ये जो परावर्तक पृष्ठ और अभिलंब यानी आपतित किरण के बीच बन रहा है वो 30 डिग्री का है, और कहता है बताइए कोण आई कितना होगा। बेसिक है, इसने कहा कि ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण आई है ये कितना होगा जब आपतित किरण और इस परावर्तक पृष्ठ के बीच बना कोण 30 डिग्री का हो। तो ध्यान से समझना, देखो इसमें समझते हैं। पहली बात तो ये अभिलंब है इस परावर्तक पृष्ठ पर, तो इसका मतलब ये वाला कोण है 90 डिग्री का, और ये वाला कोण भी है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का ना। 90 डिग्री वाले कोण पर ही ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है इस तरह से, और तब ये वाला जो इधर वाला कोण है ये वाला बन रहा है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो इसको भी कोई नाम दे देते हैं, चलो इसको कोण नाम दे देते हैं कोण ए। तो भैया अगर हम कोण आई और कोण आर यानी कोण ए प्लस कोण आई दोनों को जोड़ दें, कोण आई और कोण ए को जोड़ दें, तो दोनों यानी ये पूरा ये जो सिस्टम है यानी ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये आई है और ये है, ये पूरा का पूरा कोण, ये पूरा का पूरा, ये वाला कितना है? ये तो 90 डिग्री है। अब 90 को ही खंड किया है, यानी अगर हमने ए को और आई को जोड़ दिया तो ये दोनों आ जाएंगे 90 डिग्री ना। आसान बात है। अब अगर हम कोण ए का मान रख दें, कोण ए का मान कितना है? 30, तो ये हो जाएगा 30 प्लस हमें कोण आई का मान नहीं पता और बराबर कितना है? 90। 30 को उधर भेजते हैं तो कोण आई बराबर 90 माइनस 30, तो कोण आई बराबर हमें कितना प्राप्त होगा? 60। इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। आसान बात है ना, कुछ मैंने बेसिक से एकदम उठाया था। अब मेरा प्रश्न है जिसका कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देना है। प्रश्न ये है कि चलिए अब मैं थोड़ा सा इसे चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ ये कोण आर जो है ये है 55 डिग्री का। तो मुझे बताइए ये कोण, चलिए इसको नाम दे देते हैं बी, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? समझ लीजिए कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण जो कि है कोण आर वो 55 डिग्री का है। तो मैं पूछ रहा हूं कि परावर्तित किरण और इस परावर्तक पृष्ठ के बीच बना हुआ कोण भी कितने डिग्री का होगा? कमेंट जरूर कीजिएगा, हल जरूर कीजिएगा, और इस तरह के प्रश्न आपको बुक में भी मिल जाएंगे तो उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि जिन बच्चों को ना पता हो वो इसे वहां पर जाकर यानी कमेंट में देखकर इसका आंसर जान सके। ठीक है, ये बेसिक था। अब एक बात और मन में आती है, दूसरी बात मन में क्या आती है समझ लेते हैं। उसे हम परावर्तन के प्रकार के तथ्य पर भी समझ सकते हैं। दूसरी तरह से हम उसे परावर्तन के प्रकार के नाम से भी जान सकते हैं, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब मन में ये प्रश्न आता है कि क्या सारा का सारा परावर्तन किसी सीधे साधे ही परावर्तक पृष्ठ पर होगा? क्या कभी किसी ऐसे परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता? मैंने क्या कहा कि ये परावर्तक पृष्ठ सिंपल है, सीधा है, तो क्या किसी उबड़ खाबड़ पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। बस अंतर क्या होगा कि यहाँ पर प्रकाश की किरण आएगी और ऐसे चली जाएगी, आएगी और ऐसे चली जाएगी, आएगी और ऐसे चली जाएगी। यहाँ पर ये आने वाली किरणें हैं यानी आपतित किरण, और ये जाने वाली किरणें हैं परावर्तित किरणें। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हैं। ये सभी किरणें आपतित किरण के समांतर, परावर्तित किरण के समांतर, यानी ये सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हैं। तो इसे कहते हैं नियमित
परावर्तन। ठीक है, लेकिन अब अगर यही परावर्तन यहाँ पर हो, भाई यहाँ पर आएगी बेचारी, इधर भाग जाएगी, कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी, ऐसे भाग जाएगी, कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी, इधर भाग जाएगी, कोई प्रकाश की किरण इस पर आएगी, ऐसे हो जाएगी। यानी आपतित ये है, परावर्तित ये है, आपतित ये है, परावर्तित ये है। आप अच्छी तरह से अपनी बुक में बना लीजिएगा अलग अलग पेन से, तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी किरण एक दूसरे के समांतर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये होगा अनियमित परावर्तन, इस तरह से। तो ये परावर्तन के बारे में हमने अध्ययन किया। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, नोट्स बनाते चलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। वीडियो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें, क्योंकि बेसिक टू एडवांस सभी की मदद करनी है और सबसे बेहतरीन ढंग में अध्ययन करना है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।